हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 17 जो ऑलरेडी हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके ऊपर नेसेसरी टिक मार्क्स किए थे, राइट। कुछ आइटम्स हमने कैंसिल भी कर लिए थे। तो आज यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, बनाओ क्या। तो उन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत में आपको ऑलरेडी कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ था। मैंने आपको फॉर्मेट रेडी करके जितना बन सकता है आपसे उतना मैंने आपको सम सॉल्व करने के लिए कहा था, राइट। तो हम अभी इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करते हैं स्टार्ट टू एंड। देखो कि आपका आंसर और जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सेम है या नहीं है, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट रेडी है इस प्रकार। ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट आपने ड्रॉ की होगी, राइट। जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज पर, बैलेंस शीट दूसरे पेज पर ड्रॉ किया करो। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे इस तरह, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी है, बैलेंस शीट रेडी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने मार्क किए हुए सारे आइटम्स को, है कि नहीं। हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी सारे आइटम्स पर टिक मार्क लगाए हुए हैं। तो बस हम पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई हैशटैग आइटम बनेगा तो एंड में एडजस्टमेंट के साथ हम हैशटैग आइटम को भी सॉल्व करेंगे। तो पोस्टिंग की शुरुआत में कहाँ से करूंगा, तो पोस्टिंग की शुरुआत में लायबिलिटी के एक आइटम पोस्ट करके शुरुआत करूंगा। इज इट क्लियर। तो लायबिलिटी में व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, तो लायबिलिटी में एज यूजुअल आपको दिया हुआ है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में उठाऊंगा और इस साल के लायबिलिटी में इनर कॉलम में लिखूंगा 8,98,500। कैपिटल फंड के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, स्टॉक इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट, हम क्या करते हैं उसके ऊपर हैशटैग मार्क करके उसे छोड़ देते हैं। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हैशटैग मार्क कर रहा हूँ और अगले आइटम पे जा रहा हूँ। अगला आइटम इज मेडिसिन बिल अनपेड, फिर से अनपेड मतलब ही आउटस्टैंडिंग, तो इस पर भी मैं हैशटैग कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम इज आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो ऑलरेडी हमने कल कैंसल आउट किया हुआ है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। जो कैंसिल है उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। तो लायबिलिटी में इतनी आइटम थे। अब मैं बढ़ता हूँ ऑन दी एसेट साइड। तो एसेट्स में फिर से पहला आइटम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैंसिल आउट कर दिया तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम ऑन दी एसेट्स इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग उठाओ, लैंड एंड बिल्डिंग इज योर फिक्स्ड एसेट्स। ऑलवेज हम क्या करते हैं, पिछले साल के फिक्स्ड एसेट्स उठाते हैं, इस साल के एसेट्स में मैं पोस्ट करूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, एक टिक मार्क है इनर कॉलम में 7 लाख, लीव वन लाइन पुट एरो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। तो फिर से फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, पिछले साल के एसेट्स से उठाओ, इस साल के एसेट्स में लिखो फर्नीचर, इनर कॉलम में 50,000। इज इट क्लियर। फर्नीचर के बाद अगला आइटम है इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स इज अगेन फिक्स्ड एसेट्स फॉर अस। तो पिछले साल के एसेट्स से उठाओ, इस साल के एसेट्स में इनर कॉलम में लिखो 1,40,000, उस पर 2 टिक मार्क है तो लीव 3 लाइन्स एंड पुट एरो। तो इक्विपमेंट्स के बाद अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसे हमने फिर से कल कैंसिल आउट किया था। तो अभी उस पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो कैंसिल आउट है मतलब उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। तो मेरी एसेट साइड कंप्लीट होगी पोस्ट करके। अब मैं चलता हूँ ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट के, रिसिप्ट साइड के एक आइटम को मैं पोस्ट करूंगा। तो रिसिप्ट का फिर से पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमने कैंसिल आउट कर दिया तो उसे भूल जाओ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट आर इनकम। तो सब्सक्रिप्शन में उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन 90,000 इन द कॉलम। अब अगर मैं सब्सक्रिप्शन के नीचे देखूंगा तो उन्होंने ब्रैकेट में कहा है 4,000 रिसीट फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस 90,000 में से 4,000 रुपए पिछले साल के हैं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, 90,000 मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, लेकिन उसमें से 4,000 इज ऑफ लास्ट ईयर। तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको क्या कहा है कि आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर के आइटम्स। तो मैं क्या करूंगा, 90,000 में से पिछले साल जो 4,000 आउटस्टैंडिंग थे उन्हें सबट्रैक्ट कर दूंगा। ये पिछले साल के 4,000 आउटस्टैंडिंग उन्होंने ब्रैकेट में ही दिया आपको, है कि नहीं, सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में दिया उन्होंने, इंक्लूड्स 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो मैं क्या करूंगा, ये 4,000 मेरे सब्सक्रिप्शन से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा माइनस क्या लिखूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग। पिछला साल क्या था हमारा आउटस्टैंडिंग 16-17,
क्या लिख रहा हूँ, माइनस आउटस्टैंडिंग 16, 17, 4000, तो 90 माइनस 4 नीचे बचा 86,000। क्यों नीचे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दो एडजस्टमेंट है या दो टिक मार्क है सब्सक्रिप्शन पे, एक 4000 मैंने माइनस किया तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ, और एक टिक मार्क है मतलब और एक लाइन मुझे एडजस्टमेंट के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 90,000 माइनस आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। कैसे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो वो कह रहे हैं कि इस 90 में से 4000 पिछले साल का मिला है, मतलब पिछले साल नहीं मिला था, मतलब पिछले साल आना बाकी था। तो जो पिछले साल आना बाकी था वो इस साल मिल गया, तो इस साल का इनकम नहीं है वो, तो इसलिए इस साल के इनकम में से मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एज माइनस आउटस्टैंडिंग। पिछला साल था मेरा 16, 17, तो माइनस आउटस्टैंडिंग 16, 17, 4000, 90 माइनस 4 नीचे बचा 86,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। यहाँ तक क्लियर है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम क्या दिया आपको, सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू 20,000 और अमाउंट कॉलम में दिया है 15,000। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी हमें संभल के सॉल्व करनी पड़ेगी जब भी आएगी सेल ऑफ एसेट। फर्नीचर इज नथिंग बट एसेट, तो जब भी आप एसेट बेचोगे तो आपको एसेट की दो कीमतें दी जाएगी, राइट। एक दी जाएगी ब्रैकेट में एज बुक वैल्यू और एक अमाउंट कॉलम में दी जाएगी एज कि आपने उसे कितने में बेचा। तो पहले हम इस अमाउंट्स को समझते कि अमाउंट्स का मतलब क्या है। तो ब्रैकेट में जो उन्होंने 20,000 दिया है, इट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब उतने का फर्नीचर है, मतलब मेरे पास अगर दुकान है मेरी, या मेरा शॉप है, या मेरा कोई एनपीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे पास 20,000 का फर्नीचर है, या जो फर्नीचर मैं बेच रहा हूं उसकी कीमत 20,000 है इन माय बुक्स या इन माय बैलेंस शीट। अब ये 20,000 का बुक्स मैं मार्केट में जब बेचने जाऊंगा तो मुझे 20,000 ही मिलेंगे क्या? आंसर इज नो, मुझे ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। तो इन आर केस मेरा फर्नीचर था 20,000, बट मैंने जब उसे बेचा तो सामने वाली पार्टी ने मुझे केवल 15,000 रुपए दिए। कितने दिए? ही पेड मी, और दी अपोजिट पार्टी जिसे मैं बेच रहा हूं उन्होंने केवल मुझे 15,000 रुपए दिए। मेरा फर्नीचर है 20,000 का, उसकी बुक वैल्यू है 20,000, या मैंने उसे खरीदा था 20,000, बट आज मैं उसे बेचने जा रहा हूं तो बेचने पर मुझे उसके केवल 15,000 रुपए मिले। इज इट क्लियर? तो अगर एसेट सेल की एंट्री आपको इस तरह क्वेश्चन में दी जाएगी तो इसके हमें दो इफेक्ट देने हैं। कितने इफेक्ट देने हैं? दो। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्नीचर बेच रहा हूं, राइट। तो एक फर्नीचर बेचने की एंट्री होगी, एंड दूसरा मैं 20 का फर्नीचर 15 में बेच रहा हूं, मतलब मुझे 5,000 का नुकसान भी हो रहा है। कैसे नुकसान? फर्नीचर है 20,000, बुक वैल्यू है 20,000, लेकिन हमने बेचा कितने में? 15,000। रिसिप्ट्स में देखो कि बुक वैल्यू 20,000 एंड अमाउंट मिली हमें केवल 15,000। रिसिप्ट्स में केवल 15,000 आ रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत थी 20,000। तो 20,000 का फर्नीचर आई एम सेलिंग इट फॉर 15,000, नथिंग बट आई एम सेलिंग इट एट फॉर 5,000 लॉस। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। रिसिप्ट्स में चेक करो, उन्होंने क्या कहा है आपको, सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में बुक वैल्यू 20,000 एंड अमाउंट कॉलम में दे हैव गिवन यू ओनली 15,000। इसका सिंपल मतलब है फर्नीचर की कीमत हमारे लिए 20,000 थी, बट जब मैंने उसे मार्केट में बेचा तो मुझे 20,000 के फर्नीचर के बदले में केवल 15,000 रुपए मिले। तो लॉजिक इज 5,000 का लॉस हुआ। 20 का फर्नीचर बेच के 15,000 मिले, तो फर्नीचर गया 20,000 का, मेरे जेब में आए 15,000, तो 5,000 रुपए मुझे कम मिले, तो दैट 5,000 इज माय लॉस, राइट। तो इसकी एंट्री किस प्रकार होगी? तो फर्स्ट मैं क्या बेच रहा हूं? मैं फर्नीचर बेच रहा हूं। तो वेयर इज माय फर्नीचर? सबको एसेट्स में दिख रहा है क्या फर्नीचर? कितना फर्नीचर है हमारे पास एसेट्स में? 50,000 का। इस 50 में से मैंने 20,000 का फर्नीचर बेचा, तो जो 20,000 का फर्नीचर मैंने बेचा मैं फर्नीचर से माइनस करूंगा, क्योंकि आई एम सेलिंग द फर्नीचर। तो फर्नीचर में आ जाओ, फर्नीचर के नीचे लिखो माइनस सेल ऑफ फर्नीचर 20,000। तो 50 माइनस 20, 30,000 में बाहर निकालूंगा। एक ही टिक मार्क था, एक ही एडजस्टमेंट के लिए हमने जगह छोड़ी थी, तो वही एडजस्टमेंट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस सेल ऑफ फर्नीचर 20,000, 50 में से 20,000 का फर्नीचर बेचा, बाहर बचे 30,000। अब मैं माइनस करते हो 20,000 माइनस कर रहा हूं, क्योंकि जो फर्नीचर में बेच रहा हूं वो 20,000 का है। मेरे पास 15,000 आए, बट फर्नीचर था कितने का? तो फर्नीचर था 20,000 का। तो जो फर्नीचर बाहर जा रहा है, ये जो फर्नीचर में बेच रहा हूं वो केवल है 20,000 का। तो 50 का फर्नीचर था, उसमें से 20 का फर्नीचर मैंने बेच दिया, तो अब मेरे पास 30,000 का फर्नीचर बाहर बचा। तो ये पहला इफेक्ट हुआ। अब 20 का फर्नीचर मैंने बेचा, लेकिन बेच के मुझे 15,000 आए, तो 15,000 मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, 15,000 ऑलरेडी रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे रिकॉर्ड करना है कि इस पर मुझे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। तो 20 का फर्नीचर मैंने 15 में बेचा, तो 5,000 इज माय लॉस। तो लॉस यानी कि खर्चा, तो मैं खर्चे में लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ब्रैकेट में शो द कैलकुलेशन, 20 का फर्नीचर माइनस 15 में बेचा, तो 5,000 इज माय लॉस। तो आई एम राइटिंग द लॉस।
इज इट क्लियर? रिसिप्ट्स में जो 15,000 है, मैं 15 को कहीं लिख ही नहीं रहा हूं, मैं 2 इफेक्ट दे रहा हूं एसेट बेचने के। एक, मैंने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर सब्ट्रैक्ट, एंड फर्नीचर बेचने पर मुझे नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो मैं लॉस में लिख रहा हूं। तो इनडायरेक्टली यहां पर 20 है और 5,000 लॉस है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो इफेक्ट केवल 15,000 ही दिखेगा, राइट? तो ये जो 15,000 है मैं उसे कैंसिल कर रहा हूं या उसे मैं नहीं लिख रहा हूं, उसके जगह में फर्नीचर कितने का था? 20,000। 20,000 का फर्नीचर बेचने पर लॉस कितना हुआ? 5,000, वो मैं लिख रहा हूं। अगर यहां पर फर्नीचर बेच के फायदा होता तो फायदा मैं इनकम में लिखता, बट यहां पर फायदा नहीं हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू एंटर द लॉस ऑन द एक्सपेंस साइड, राइट? तो फर्नीचर बेचने के 2 इफेक्ट हुए। एक, फर्नीचर मैंने माइनस किया फ्रॉम द फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर गया, 50 में से 20 गया, मेरे पास अभी भी 30,000 का फर्नीचर बाकी है, एंड फर्नीचर बेचने पर मुझे 5,000 का नुकसान हुआ, वो नुकसान मैंने एक्सपेंसेस में लिख लिया। तो यहाँ पर फर्नीचर बेचने का मेरा डबल इफेक्ट हो गया। तो हेंस फोर्थ अगर किसी क्वेश्चन में एसेट बेचने की एंट्री इस प्रकार दी जाएगी तो हमें उसका इस प्रकार डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। लॉस हो सकता है या फिर फायदा हो सकता है, फायदा होगा तो इनकम में लिखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझो, मैंने 20 का फर्नीचर बेचा, 20 का फर्नीचर मैंने कितने में बेचा? 15,000 में, जो रिसिप्ट साइड में मुझे अमाउंट दिख रही है, तो 20 का फर्नीचर 15 में बेचा, इसलिए मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो लॉस मैंने खर्चे में लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? अब फर्नीचर के बाद रिसिप्ट्स में चलो, अगला आइटम क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर के बाद अगला आइटम है डोनेशन। उन्होंने खुद ब्रैकेट में कहा है कैपिटलाइज या कैपिटलाइज, ब्रैकेट में कहा है कैपिटल, मतलब उसे हमें कैपिटलाइज करना है, तो मैं डोनेशंस को उठाऊंगा एंड सिंपली हमारे कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल फंड कितना था? 8,98,500, उसमें मैं लिखूंगा प्लस डोनेशन 50,000, तो टोटल नीचे बचेगा 9,48,500। तो डोनेशंस मैंने क्या किए? कैपिटल फंड में ऐड कर दिए। डोनेशंस के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, राइट? उस पर केवल टिक मार्क है, कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है अभी हमें नहीं पता, तो मैं लाइफ मेंबरशिप फीस को उठाऊंगा एंड इनकम साइड में लिखूंगा बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, इन अ कॉलम में 30,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। तो लाइफ मेंबरशिप फीस सबका चला गया इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज विजिट फीस, तो फीस मिल रही है, अगेन ये हॉस्पिटल है तो इनको विजिट फीस मिल रही है, तो विजिट फीस मिल रही है मतलब अगेन ये आपके लिए इनकम बनेगा, तो मैं उसको उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय विजिट फीस 55,000 टुवर्ड्स द आउटर कॉलम। तो यहाँ पर मेरे रिसिप्ट्स के सारे आइटम्स पढ़ के कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड, तो पेमेंट के एक आइटम्स पढ़ते हैं। तो पेमेंट में पहला आइटम आपको दिया है मेडिसिन, ब्रैकेट में दिया है इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर बिल 50,000। क्या दिया उन्होंने? मेडिसिन, यानी कि आपने पैसे दे के मेडिसिन खरीदे, तो मेडिसिन खरीदना हॉस्पिटल का खर्चा है, मेडिसिन हॉस्पिटल्स को बार बार खरीदने पड़ेंगे, दिस इज अबाउट हॉस्पिटल, है कि नहीं? समर्थ हॉस्पिटल, तो मेडिसिन अपनी दवाइयाँ या पेशेंट्स को देने के लिए उनको दवाइयाँ हमेशा खरीदनी पड़ेगी, तो मेडिसिन इज नथिंग बट द एक्सपेंस। तो मैं मेडिसिन को उठाऊंगा एंड खर्च में लिखूंगा टू परचेस ऑफ मेडिसिन या सिंपली टू मेडिसिन, इनर कॉलम में 50,000, इनर कॉलम में कितना लिख रहा हूँ? 50,000। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में कहा है कि इंक्लूड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, बट पिछले साल का बिल कितना था? तो मैं पिछले साल के लायबिलिटी में देख रहा हूं, हैशटैग करके हमने छोड़ा था, तो हैशटैग करके कितना छोड़ा था हमने? मेडिसिन बिल अनपेड 9,000, तो पिछले साल मेडिसिन का 9,000 का बिल पेंडिंग था, एंड अभी आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो 9,000 का पिछले साल का मेडिसिन बिल है वो आपने पे कर दिया, तो ये जो पिछले साल 9,000 पेंडिंग थे वो मैं इस साल के मेडिसिन से माइनस कर रहा हूं एज माइनस आउटस्टैंडिंग 1617। कितना आउटस्टैंडिंग था? 1617, 9,000, तो 50 माइनस 9 बाहर बचा 41,000। देखो मैंने क्या किया, रिसिप्ट्स में जो मेडिसिन दिया था वो मैंने लिख लिया एक्सपेंडिचर में एज टू मेडिसिन, इनर कॉलम में 50,000, एंड जो हैशटैग वाला 9,000 था वो मैंने माइनस किया। अब ये हैशटैग वाला जनरली हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिसिप्ट साइड में ही बता दिया आपको कि इसमें पिछले साल के इंक्लूड है, तो रुकना क्यों है? पिछले साल के 9,000 माइनस कर दो, तो 50 माइनस 9 बाहर बचे मेडिसिन 41,000, राइट? फिर से पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट में अगला आइटम क्या है? परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स, कि मैं इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ, तो इक्विपमेंट खरीदना इज माय एसेट, तो मैं परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स को उठाऊंगा और जो ऑलरेडी एसेट्स में मेरे पास इक्विपमेंट है उसमें ऐड करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास इक्विपमेंट्स थे 1,40,000, उसमें मैं लिखूंगा प्लस परचेसेस 1,30,000, तो 140 प्लस 130 टोटल इक्विपमेंट्स नीचे बचे 270, और एक एडजस्टमेंट है तो मैं अंदर ही उसकी टोटल लिख रहा हूँ 2,70,000, राइट? नेक्स्ट पेमेंट में अगला आइटम, पेमेंट साइड का अगला आइटम इज सैलरीज, राइट? तो सैलरीज फिर से मेरे लिए खर्चा है, तो मैं सैलरीज को उठाऊंगा एंड एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू सैलरीज, इनर कॉलम में 52,000। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर,
मतलब 52,000 में से पिछले साल के हमने पे कर दिए, बट पिछले साल की अमाउंट नहीं पता, तो फिर से मैं लायबिलिटी में चलता हूँ। लायबिलिटी में हैशटैग आइटम हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, तो वो 15,000 में आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल, वो मैं इस साल की सैलरी से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने अभी आपको बता दिया कि आपने पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दिया, तो सैलरी से माइनस करूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग 16 17 15,000, तो सैलरी मेरा बाहर बचेगा, पहले 52 था माइनस आउटस्टैंडिंग 15, तो सैलरी बाहर नहीं इनर कॉलम में लिखो 37,000, क्योंकि उस पर और एक टिक मार्क है, सैलरी पे टोटल 2 टिक मार्क है, तो 37,000 इनर कॉलम में ही लिखो, राइट। चलो, तो सैलरी हो गया। पेमेंट में अगला आइटम दिया है टैक्सेस, तो टैक्सेस इज सिंपल खर्चा, तो मैं उठाऊंगा एंड एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू टैक्सेस, इनर कॉलम में 7,200, लीव वन लाइन, पुट एरो। टैक्सेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने कैंसिल आउट किया, तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। एंड लास्ट आइटम इज ऑन द पेमेंट साइड, बैलेंस कैरिड डाउन, उसके नीचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इज नथिंग बट माई एसेट्स, तो मैं उनको उठाऊंगा एंड एसेट्स में पोस्ट करूंगा। कैश इन हैंड 8,300, कैश एट बैंक 21,000। सिंपल, मैंने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक उठाया एंड एसेट्स में लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मतलब मेरा पेमेंट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स जो नीचे दिए हुए उनको पोस्ट करेंगे। तो मैं एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ एंड उन्हें सॉल्व करता हूँ। एडजस्टमेंट जब भी सॉल्व करोगे तो याद रखो हमें डबल इफेक्ट देना है, बैलेंस शीट बन रही है मतलब डबल इफेक्ट होगा ही। कल वाले क्वेश्चन में हम केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स को केवल एक ही इफेक्ट दिया एंड बैलेंस शीट में इमेजिनरी इफेक्ट दिया। बट इस बार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम जितनी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे उनको हम डबल इफेक्ट देंगे। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड टैक्सेस ₹1,000। वेरी सिंपल। तो कितने टैक्सेस प्रीपेड है? 1,000। तो प्रीपेड हम क्या करते हैं, एज यूजुअल सबट्रैक्ट करेंगे। कहां से सबट्रैक्ट करेंगे? टैक्सेस। तो टैक्सेस मैंने खर्चे में लिखे हुए हैं, टू टैक्सेस इनर कॉलम में 7,200 माइनस प्रीपेड 1,000, तो बाहर बचे मेरे टैक्सेस 6,200। एंड प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहां आता है? हमेशा एसेट्स में। तो सेकंड इफेक्ट में एसेट्स में लिखूंगा प्रीपेड टैक्सेस 1,000। तो प्रीपेड टैक्सेस का डबल इफेक्ट हुआ, मैंने टैक्सेस से सबट्रैक्ट किया एंड एसेट्स में लिख लिया। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। वेरी सिंपल, क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी कहां पर है? खर्चे में सबने लिखा हुआ है सैलरीज, कितना सैलरीज लिखा हुआ है सबने, तो खर्चे में मुझे सैलरीज दिख रहा है 52,000। आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग इस साल का है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? आउटस्टैंडिंग 17-18 का 8,000 इनर कॉलम, 37,000 ऑलरेडी थे, 52 15 37 नीचे बचे थे, तो 37 में मैं लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 17-18 के 8,000, तो 37,000 प्लस 8,000, टोटल सैलरी मेरी बाहर बची 45,000। यहां तक क्लियर है सबको? आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मैंने सैलरी में उसे ऐड कर दिया। सैलरी ऑलरेडी मेरी इनर कॉलम में 37,000 थी, उसमें मैंने प्लस आउटस्टैंडिंग 8,000 की है, तो 37 प्लस 8 बाहर मेरी सैलरी बची 45,000। अब इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, देना बाकी है मतलब माय लायबिलिटी, तो मैं सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। इस साल का 8,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो यहां पर मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में कह रहे हैं डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स बाय 12,000। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। क्या क्या डेप्रिसिएट करना है हमें? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग सबको एसेट्स में दिख रहा है, क्या कितने का लैंड एंड बिल्डिंग है? 7 लाख। उसमें नया पुराना कुछ नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 7 लाख का 10% यानी कि 70,000 डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन 70,000, तो 7 लाख माइनस 70 बाहर बचे 6,30,000, राइट। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से डेप्रिसिएट कर दिया, तो यहां पर मेरा डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग का। लेकिन एडजस्टमेंट में कहा है कि इक्विपमेंट्स को भी डेप्रिसिएट करो। कितना? तो उन्होंने ऑलरेडी आपको 12,000 रुपए अमाउंट कैलकुलेट करके दी है। तो अगर मैं इक्विपमेंट्स में देखूंगा तो नए इक्विपमेंट्स पुराने इक्विपमेंट्स दोनों है, लेकिन 12,000 रुपए डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट कैलकुलेट करके दिए, तो आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 12,000 रुपए उठाऊंगा एंड इक्विपमेंट से सबट्रैक्ट करूंगा एज माइनस डेप्रिसिएशन 12,000, तो 2,70,000 माइनस 12 बाहर बचा 2,58,000। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मैं क्या करूंगा? सेकंड इफेक्ट दूंगा। कहां पर? ऑन द एक्सपेंसेस साइड। तो एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग 70,000, उसके नीचे
इक्विपमेंट्स 12,000, दोनों मिला के मेरा डेप्रिसिएशन बाहर आएगा 82,000। तो मैंने क्या किया, बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन माइनस किया, इक्विपमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस किया, अब उसका सेकंड इफेक्ट मैंने एक्सपेंडिचर में दे दिया, एज टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स टोटल डेप्रिसिएशन 82,000 टू द आउटर कॉलम। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। तो फोर्थ एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹20,000, सब्सक्रिप्शन के 20,000 आउटस्टैंडिंग है। तो एडजस्टमेंट में दिया है मतलब ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। तो वेयर इज माय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इज ऑन द इनकम साइड, है कि नहीं। तो इनकम में मैं लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर यानी कि 17, 18, 20,000। तो पहले की अमाउंट 86 प्लस 20, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में आएगा 1,06,000। तो ये 20,000 इस साल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल के सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो आना बाकी है मतलब एसेट, तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं एसेट्स में दूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 4 की भी मैंने डबल इफेक्ट दिए, है कि नहीं। क्या क्या डबल इफेक्ट दिया, पहला इफेक्ट मैंने दिया सब्सक्रिप्शन में ऐड किया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते, तो मैंने ऐड कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर बचा 1,06,000, और ये 20,000 सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। आना बाकी इज नथिंग बट माय एसेट, तो मैंने सेकंड इफेक्ट उसका एसेट्स में दे दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 के भी डबल इफेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो वेयर इज माय लाइफ मेंबरशिप फीस, सबको इनकम में दिख रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 30,000। तो मैं सिंपली कहूँगा माइनस कैपिटलाइज 50%, तो 30,000 का 50% हुआ 15,000, 30,000 का 50% इज 15,000। सो 30 माइनस 15 बाहर बचे 15,000। तो मैंने 30,000 जो लाइफ मेंबरशिप फीस थी उसमें 15,000 सब्ट्रैक्ट किए, तो 30 माइनस 15, तो बाहर बचे मेरे 15,000। अब जो मैं कैपिटलाइज करके यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं लाइफ मेंबरशिप फीस को, मैं उसको उठाऊंगा एंड लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करूंगा, प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस इनर कॉलम में 15,000। तो 948 प्लस 15 नीचे टोटल आएगी 9,63,500। तो लाइफ मेंबरशिप फीस 50% मैंने कैपिटलाइज कर दी। तो लाइफ मेंबरशिप फीस से 50% सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 15,000। वो जो 15,000 वहां से सब्ट्रैक्ट किया उठाए और कैपिटल फंड में ऐड किए एज लाइफ मेंबरशिप फीस। कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो कैपिटल फंड मेरा नीचे बच रहा है 9,63,500, राइट। तो ये पांचवी और लास्ट एडजस्टमेंट थी। बट जाते जाते यू हैव टू चेक कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हैशटैग वाले आइटम्स कौन से थे। तो लायबिलिटी में हमने 2 आइटम्स पे हैशटैग करके छोड़ा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड मेडिकल बिल अनपेड। तो वो हमने ऑलरेडी इस साल के खर्चे में एडजस्ट कर दिया। आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल मैंने मेडिसिन से माइनस कर दिया एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने सैलरी से माइनस कर दिया। तो जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे वो ऑलरेडी हमने इस बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते या क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही उसे सॉल्व कर दिया। तो एडजस्टमेंट के साथ उसे सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं। तो जो हैशटैग दोनों आइटम्स थे दोनों हमने एडजस्ट कर दिए, तो उसके लिए हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मीन्स वी आर डन विथ एवरीथिंग। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, डेफिसिट या सरप्लस से कैलकुलेट करेंगे, उसे कैपिटल फंड में प्लस या माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करो, फाइंड आउट करो सरप्लस है या डेफिसिट है, फिर बैलेंस शीट को टैली करो एंड देखो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है नहीं। अगर नहीं हो रही है तो वीडियो का अगला पार्ट देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं है, राइट। तो 5 मिनट है आपके पास, पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए। अगर क्लोज किया होगा तो सबको डेफिसिट मिलना चाहिए 3,200। कितना डेफिसिट मिल रहा है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करोगे तो डेफिसिट मिल रहा है 3,200। कैसे, तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस किया। बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। हम फाइनल अकाउंट्स लास्ट चैप्टर से लेके इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत बार बताया कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो इनकम की टोटल, एक्सपेंडिचर की टोटल रफ में करनी है, बड़े में से छोटा माइनस करके यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 3,200, जिसे मैं कहूँगा बाय डेफिसिट। डेफिसिट क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर की टोटल ज्यादा है, इनकम की टोटल कम है। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रहा है, इसलिए देयर इज अ डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि नथिंग बट ये जो एनपीसी है या जो हॉस्पिटल है इन्हें नुकसान हो रहा है, तो मैं इसे कहूंगा बाय डेफिसिट। ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम 3,200। अब इस डेफिसिट को उठाऊंगा एंड कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस डेफिसिट 3,200। अब कैपिटल फंड का फाइनल आंसर बाहर आएगा 9,60,500।
9,60,300। तो कैपिटल फंड बाहर कितना आ रहा है मेरा 9,60,300। तो कैपिटल फंड तक सबका क्लियर है। अब मैं फाइनली क्या करूंगा, बैलेंस शीट को टैली करूंगा। तो बैलेंस शीट को अगर मैं टैली करूंगा तो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 9,68,300 ऑन बोथ द साइड। लायबिलिटीज़ की टोटल भी 9,68,300 है, एसेट्स की टोटल भी 9,68,300 है। यानी कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट हुआ, टैली हुआ, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 बट इन टुमारोज लेक्चर, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका अगला लेक्चर है या अगले लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 18 वो इस प्रकार है, राइट। क्या दिया उन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31 March 2019 and balance sheet as on that date। तो आपको फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है, किसके लिए, भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर, राइट। तो मैं आज आपको काम दे रहा हूँ, एक यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे दिया देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 3 कॉलम्स दिए हैं, राइट। पर्टिकुलर्स 1 April 18 एंड 31 March 19 एंड उसके नीचे 2nd and 3rd एडजस्टमेंट है। तो मैं आज का आपको काम दे रहा हूँ, ऐसा वाला सम हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो ये सम फिर से आपको स्टार्ट टू एंड यानी कि एडजस्टमेंट पढ़ने से लेके टिक मार्क करने से लेके पोस्टिंग करने से लेके टैली करने तक आपको पूरा सॉल्व करना है। कल आने के बाद मैं उसे क्विकली सॉल्व करूंगा या क्विकली डिस्कस करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिर्फ जो पिछले साल के एसेट्स है उनके साथ क्वेश्चन की शुरुआत जब आप सॉल्व करोगे, अभी तो हम क्या करेंगे, यह शुरुआत में आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि रीड दी एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से टिक मार्क करो जहाँ जरूरी है वहाँ पर, राइट। फिर जब आप पोस्टिंग की शुरुआत करोगे तो स्टार्ट विथ लास्ट ईयर के फिक्स्ड एसेट्स। तो लास्ट ईयर आपके पास बुक्स थे, फर्नीचर थे, तो उनको इस साल के एसेट्स में पोस्ट करो, राइट। फिर कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड को इस साल के एसेट्स में पोस्ट करो और देखो फिर नीचे और क्या एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से टिक मार्क करो। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्टार्ट टू एंड पढ़ने से लेके एडजस्टमेंट टिक मार्क करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स पोस्ट करने हैं, फिर नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है एंड फिर बैलेंस शीट को टैली करनी है। तो आपको स्टार्ट टू एंड पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। कल आने के बाद हम देखते हैं या कल के लेक्चर में अपने देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम हो रहा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज योर टुडेज होमवर्क, राइट। आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 इज योर टुडेज होमवर्क। स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ो एंड सॉल्व करो, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल मिलते हैं। कल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राइट। उसे सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 अगला एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल नंबर 19 भी डिस्कस करेंगे, राइट। एंड हो सके तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो कल हम 18 एंड 19 ये हमारा एजेंडा है, राइट। अगर दोनों हो गए वेरी गुड, नहीं तो हम एटलीस्ट 18 पूरा कंप्लीट करेंगे, 19 को डिस्कस करेंगे एंड आप उसे होमवर्क के लिए सॉल्व करना। तो आज हम यही रुक रहे हैं, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।